हाँ जी डियर स्टूडेंट, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था वर्क एनर्जी थ्योरम, और जहाँ पे हमने पढ़ा था कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स जो वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। अभी हमारी जो नेक्स्ट टाइप ऑफ एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी का जो नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज़ कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हम ये थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो पहले एक एग्जांपल देखते हैं, लेट्स सी वन एग्जांपल। आप लोगों ने बो एंड एरो देखा होगा, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष नहीं, सॉरी, आपने धनुष ज़रूर देखा होगा, तीर और धनुष का कॉम्बिनेशन, दैट इज़ कॉल्ड एज बो एंड एरो। सो हाउ डज दैट लुक लाइक? कुछ ऐसा दिखता है। सो ये आपके पास स्ट्रिंग हो गया आपके बो का, और इसके अंदर लाइक दिस यू हैव एरो। डिड यू गेट दैट? तो ये इसका एक सिचुएशन हो गया, एक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, एक अरेंजमेंट में हो गया ये, राइट। अभी आपने क्या किया? अभी आपने यहाँ से पकड़ा इसको, यहाँ से हैंडल किया, पकड़ा, और उसके बाद यहाँ से पकड़ के इसको खींच के पीछे की तरफ फोर्स लगा दिया। तो यही सिस्टम आपको कैसा दिखाई देगा? इट विल लुक लाइक दिस। आप बहुत अच्छे समझते भी हैं, कुछ ऐसा दिखाई देगा। इट विल लुक लाइक दिस। यू मस्ट बी वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस, ठीक है। बहुत हमने रामायण वगैरह देखी है, तो वहाँ हमने सब कुछ देख रखा है अच्छे से, राइट, ठीक है। सो ये आ गया। अभी आपने यहाँ से फोर्स लगा के रख रखी है, पकड़ के रख रखा है, ठीक है, ऐसे इस तरह से इसको अच्छे से, राइट। तो ये पकड़ के भी हमने होल्ड रख रखा है। सो दिस इज कॉल्ड एज कॉन्फ़िगरेशन नंबर 2। अब मेरा आपसे बड़ा आसान सा सवाल है जो आपको खुद से पूछना है बेसिकली, इन दोनों कॉन्फ़िगरेशन में से ज़्यादा एनर्जेटिक कौन है? तो ऑब्वियसली आप लोग कह देंगे कि दिस कॉन्फ़िगरेशन इज़ मोर एनर्जेटिक, राइट। अभी एनर्जी दिख तो नहीं रही है। अगर मैं कहूँ कि यार मुझे तो दोनों में देखना है कि कौन सा ज़्यादा एनर्जेटिक है, मैं कह रहा मुझे दिखाई तो दे नहीं रहा ये ज़्यादा एनर्जेटिक है या ये ज़्यादा एनर्जेटिक है, आई एम नॉट एबल टू सी। जस्ट आप इस वाली को फ्री सेट कर दीजिए। फ्री सेट करने का मतलब कि आपको यहाँ से जो आपने फोर्स लगा रखी थी उसे रिमूव करना है। सो आप देखेंगे तीर यहाँ से निकल के बहुत एकदम फास्ट भाग रहा है। डिड यू गेट दैट मेरे बच्चों? सो यानी कि जैसे आपने इसको फ्री सेट किया, इसमें आपको काइनेटिक एनर्जी दिखाई पड़ी। अब वो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली कहाँ से आई? वो एक स्टोर्ड एनर्जी थी, वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में क्या होगी? कन्वर्ट होगी। तो दिस स्टोर्ड एनर्जी इज कॉल्ड एज व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ गया? डिड यू गेट दैट? तो यानी मेरे बच्चों देखिए प्लीज़, बहुत सिंपल है। यानी क्या हो गया? द एनर्जी stored in a system due to अरेंजमेंट वर्ड यूज़ कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन वर्ड यूज़ कर सकते हैं, अरेंजमेंट ऑफ masses ऑफ द सिस्टम। डिड यू गेट दैट मेरे बच्चों? सो दैट इज़ व्हाट वी हैव। तो ये जो स्टोर्ड एनर्जी है वो क्या होगी? वो हमारे पास क्या होगी? दैट इज़ कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ गया? इसको अरेंजमेंट भी बोल सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन वर्ड भी आप यहाँ पे स्टडी करें, सुनेंगे। कॉन्फ़िगरेशन एक वर्ड है। एक वर्ड आप यहाँ पे पोजीशन वर्ड भी सुनेंगे, पोजीशन करके भी हमारे पास एक वर्ड है। यानी ये बहुत सारे वर्ड्स आप सुनेंगे, अरेंजमेंट, कॉन्फ़िगरेशन, पोजीशन। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो किसी भी सिस्टम के पास एनर्जी जो वो सिस्टम पोजेस करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। एग्जांपल देखते हैं कि सपोज़ एक मेरे पास ये दो लोकेशंस हैं, ये बिल्डिंग के ऊपर, ये बिल्डिंग के नीचे। एक मास यहाँ रखा है, एक मास यहाँ रखा है। मैं सिंपली पूछ लूँ कौन सा ज़्यादा एनर्जेटिक है? यार बड़ा सिंपल है। जैसे आप इसको यहाँ से फ्री रिलीज़ करोगे ना, बहुत ज़ोर से आके नीचे लगेगा, ठीक है। और कितना ज़ोर से लगेगा वो जिसके सिर पे गिरेगा उसी से पूछो कितनी ज़ोर से लगेगा। समझ में आ गया? यानी कि यहाँ पे इसके पास एक एनर्जी स्टोर थी, जैसे ही सिस्टम को आपने फ्री सेट किया, वो एनर्जी आपको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती हुई दिखाई दी। डिड यू गेट दैट? सो यानी कि इसकी यहाँ पोजीशन की वजह से इस मास के पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी था। दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज, दैट स्टोर्ड एनर्जी इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस मास। डिड यू गेट दैट? अभी हमारे पास हमारे सिलेबस में पोटेंशियल एनर्जी है कितने टाइप की? तो पोटेंशियल एनर्जी देख लेते हैं बेटा। सबसे पहली पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग 11th क्लास में स्टडी करेंगे। थोड़ा ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर, ग्रेविटेशन यहाँ तो हम सिंपल इसको थोड़ा सा हल्का सा स्टडी करेंगे। और दूसरी हमारे पास कौन सी है बेटा? नेक्स्ट वन इज़ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। काफ़ी हद तक इसी चैप्टर में स्टडी कर लेंगे, ठीक है। और हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये तीनों हैं क्या? एक बार मैं आपको ब्रीफ सा दे दूँ, ये हम 12th में पढ़ेंगे बहुत ब्रीफ में, ठीक है। अब देखिए जल्दी से,
अगर आप बात करते हैं किसकी, अगर आप बात करते हैं पहले वाले की, वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट वन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो मास रखा हुआ था ना हमने एक हाइट पे, ये वाला केस, तो इसके पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर थी ना वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में ही थी, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही नीचे आया था। तो यानी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जो किसी मास के रखे होने की वजह से जो उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी वो पोजेस करता है, वो कौन सी एनर्जी होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। डैम के पीछे जब पानी को जमा करते हैं ना, इकट्ठा करते हैं, बहुत लंबा उसका कॉलम बना दिया, फिर उसको नीचे से प्रेशर से निकाल के टरबाइन पे मारते हैं, तो जो पानी के अंदर वो नीचे प्रेशर आता है ना, वो इतने लंबे ऊपर जो पानी खड़ा है ना सिर पे उस दीवार में, उस खड़े हुए पानी की पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ही वो पानी के अंदर प्रेशर आता है, उसी प्रेशर की वजह से टरबाइन घूमती है जो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, राइट। तो वो हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक क्या हो गया, दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल नाउ, व्हाट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये भी बहुत सिंपल है बेटा। ये आपके पास जो बो एंड एरो सिस्टम था, बो एंड एरो, उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई थी, ठीक है, बो एंड एरो सिस्टम में, राइट। अगर हम लास्ट बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखिए प्लीज़, ये दो प्लस चार्जेस हैं, आप लोग छोटी क्लासेस से जानते हैं, प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, राइट। अब आपने क्या किया, अब आपने एक बाहर से फोर्स लगा दिया, आपने एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, और एक्सटर्नल फोर्स को आप अप्लाई करके इन्हें दोनों को नज़दीक ले आए, लाते 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 यहाँ तक ले आए, ठीक है, और पकड़ के होल्ड करके रख रखा है वही फोर्स लगा के आज भी, ठीक है। अब आप कहोगे यार कुछ एनर्जी तो दिखाई पड़ नहीं रही, बट जैसे ही आप ये वाली फोर्सेज जो आपने लगाई इन्हें रिमूव करेंगे, ये चार्जेस बहुत स्पीड के साथ वापस भागेंगे, यानी इनके अंदर एक एनर्जी स्टोर थी ऑब्वियसली, जो इनकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में हमें दिखाई पड़ेगी, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी चार्जेस के आपस में एक दूसरे के आसपास जब चार्जेस प्रेजेंट होते हैं तो उनके आपसी इंटरेक्शन की वजह से जो एनर्जी डेवलप होती है, जो एनर्जी स्टोर होती है, दैट एनर्जी कॉल्ड एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लास 12 में बहुत डिटेल में पढ़ना है, क्लास 12 का सेकंड चैप्टर ही बहुत सारा इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। सो हमारे पास इस साल जो है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो नोट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कभी भी आपको एनर्जी दिखाई पड़ती है, व्हेनेवर यू आर एबल टू ऑब्जर्व द एनर्जी, इट इज़ बिकॉज ऑफ सम वर्क डन, किसी ना किसी फोर्स ने वर्क डन ज़रूर किया होगा, तभी आपको या तो काइनेटिक एनर्जी दिखाई पड़ रही है या पोटेंशियल एनर्जी दिखाई पड़ रही है। मैकेनिकल एनर्जी बनती ही फोर्स की वजह से, ठीक है, फोर्स ने वर्क डन किया, उस वर्क डन की वजह से क्या बनती है, एनर्जी। वो एनर्जी दो तरह की हो सकती है, एक तो मोशन आ सकता है ऑब्जेक्ट में यानी काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा आपको ऑब्जेक्ट के अंदर एक स्टोर्ड एनर्जी आप देख सकते हैं होगी, जैसे आप उसे फ्री सेट करेंगे वो एनर्जी तुरंत काइनेटिक में बदलती हुई आपको दिखाई देगी, ठीक है। सो नोट क्या है, whenever some work is done by a force applied, ठीक है, applied, it is stored as potential energy, राइट। और काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में भी अपीयर हो सकती है अगर मोशन आ रहा है। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो देखिए जल्दी से, अब बेटा सपोज मेरे पास यहाँ एक ब्लॉक है, ये मेरे पास एक लेवल है, इसको ग्राउंड लेवल बोल देता हूँ मैं, ये मेरे पास लेवल है, यहाँ मेरे पास एक ब्लॉक है। आपको पता है इस ब्लॉक को नीचे की तरफ कौन खींच रहा है, ऑब्वियसली नीचे की तरफ को इसको एक फोर्स खींच रहा होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, दैट इज़ mg, राइट, ग्रेविटी का फोर्स। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इसे ऊपर लेके जाना है, एक्सेलरेशन नहीं लानी है, एक्सेलरेशन आ गई तो इसमें वेलोसिटी आ जाएगी, तो वो काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी, मुझे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो अगर मैं इसे ऊपर कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके जाना चाहता हूँ तो मैं इसे एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा दूंगा इसके ऊपर की तरफ mg। अब इस पर नेट फोर्स 0 हो गया। मान लो मैंने हल्का सा शुरू में जर्क ऊपर की तरफ लगा दिया था, जिसकी वजह से इस ब्लॉक में ऊपर की तरफ एक वेलोसिटी आ गया था, सपोज 0.001 मीटर पर सेकेंड। अब अगर मैंने उसके बाद अपनी लगाई हुई फोर्स mg इसके वेट के बराबर कर दी, मतलब मैंने ऊपर फोर्स भी वेट के बराबर ही लगाया, तो ये ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता इस हाइट तक शिफ्ट कर जाएगा। मान लीजिए हाइट कितनी है, h। समझ में आ गया मेरे बच्चों, यानी ये h लेवल, h हाइट ऊपर पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया मास m। तो जल्दी से बताइए, मैंने जो वर्क डन किया है, यानी मेरी अप्लाइड फोर्स का जो वर्क डन है, अप्लाइड फोर्स का वर्क डन है, फोर्स वर्क डन, वो वर्क डन किसके बराबर होगा आप लोग जानते हैं, F डॉट S। काफ़ी सिंपल है भाई, ठीक है, वी आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस, पहले से ही पता है हमें। अब देखिए जल्दी से, अगर मैं देखूँ तो फोर्स का डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ है,
और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ है, दोनों के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री। तो यानी वर्क डन कितना हो जाएगा अगर मैं इसे कैलकुलेट करूँगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों mg यानी फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट यानी h इंटू में cos ऑफ 0 1 के बराबर है। तो कितना वर्क डन हो गया mgh, और यही mgh इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या हो गया, स्टोर हो गया। ये आपने पढ़ रखा है, यू आर ऑलरेडी वेरी वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस। आप लोग पहले से इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं, ठीक है। छोटी क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। 9th क्लास में भी ये डेरिवेशन हमारे पास था, राइट मेरे बच्चों, ये बड़ा इजी था, ठीक है। नाउ व्हाट नेक्स्ट वी हैव, हमारे पास इसके आगे क्या है, आप एक चीज़ पे दोबारा गौर कर लीजिए प्लीज़, एक बार दोबारा अटेंशन दीजिए। ये फोर्स में 2mg भी लगा सकता था, लेकिन 2mg की वजह से क्या होता है, ये ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा mg फोर्स हो जाती, और उसको अगर मैं मास से डिवाइड कर दूँ तो g एक्सेलरेशन हो जाता, यानी ये ऊपर की तरफ g एक्सेलरेशन से मूव करता। तो यानी जब ये टॉप तक पहुँचता तब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी तो आता ही आता हाइट की वजह से, साथ ही साथ स्पीड इंक्रीज करने की वजह से काइनेटिक एनर्जी भी आ जाता। बट मैं सिर्फ क्या कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड था, पोटेंशियल एनर्जी। तो मैंने इसलिए वही फोर्स लगाया मिनिमम कि जिससे काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ना आए और मेरा सिर्फ हाइट h ऑब्जेक्ट चढ़ जाए ऊपर। समझ में आ गया, ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी है। समझ में आ गया। तो दैट्स वाई जो डाउनवर्ड इस पे फोर्स था मैंने ठीक उसके इक्वल एंड अपोजिट ही फोर्स इस पे ऊपर की तरफ क्या किया, अप्लाई किया। आगे आ जाइए। सेकंड इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ये हम ना स्प्रिंग के केस में पढ़ते हैं, स्प्रिंग सिस्टम हम इसमें पढ़ते हैं, स्प्रिंग। तो सबसे पहले तो इस टॉपिक को समझने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें स्प्रिंग सिस्टम का पता होना चाहिए। स्प्रिंग सिस्टम कि भाई ये स्प्रिंग क्या चीज़ होती है। तो स्प्रिंग आपने सबने देख रखा है, ऐसा हेलिकल सा शेप होता है स्प्रिंग का, ठीक है। अगर आप इसे दबा भी नहीं रखा, अगर आपने इसको खोल भी नहीं रखा, स्ट्रेच भी नहीं कर रखा, तो इसकी एक नेचुरल लेंथ होती है विच इज़ कॉल्ड एज एल, एक नेचुरल लेंथ में रहता है, ठीक है। समझ में आ गया। सो दिस इज कॉल्ड एज नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, राइट मेरे बच्चों। काफ़ी सिंपल है, ठीक है। अभी हमने क्या किया, व्हाट वी आर डूइंग इज़, हमने क्या किया, हमने सपोज एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मैंने क्या किया, मेरे पास एक ये स्प्रिंग था, और स्प्रिंग को मैंने आगे एक ब्लॉक के साथ अटैच कर दिया ऐसे। ये ब्लॉक का मास m था, सपोज इस तरह से स्मूथ सरफेस है मान लीजिए, ठीक है। ये सिस्टम मेरे पास हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इस ब्लॉक को इस तरफ एक फोर्स F लगा के खींचा। तो आपको पता है पहले ये नेचुरल लेंथ में था, अर्लियर इट वाज इन नेचुरल लेंथ। आप रिवाइंड करेंगे रील को, इस वीडियो को, तो आपको दिख जाएगा ये लेंथ नेचुरल लेंथ है। अब जैसे ही आपने इसको खींचा तो आप सब लोग जानते हैं कि ये जो है वो ये आपका स्प्रिंग इस तरह से स्ट्रेच हो जाएगा। ये आपको पहले से ही पता है, आप बचपन से जानते हैं सब बातें, ठीक है। ये तो सिर्फ रिपीट होती हैं आगे जाके, ये सब एक्सपीरियंस फिजिक्स का आपको पहले से ही है, ठीक है। तो इसमें कुछ एक्सटेंशन आ गया, दिस इज़ द एक्सटेंशन जनरेटेड। इस एक्सटेंशन जनरेटेड को हम क्या नाम देते हैं, एक्स नाम देते हैं। समझ में आ गया। अब आप सब लोग ये समझिए कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप खुद से क्वेश्चन पूछिए, क्या स्प्रिंग के अंदर एक अंदर की तरफ को फोर्स ऑफ टेंशन है? क्या स्प्रिंग वापस अपनी शेप को रिगेन करना चाह रहा है, यानी वापसी अपनी जगह पे जाना चाह रहा है? द आंसर इज यस, बिल्कुल जाना चाह रहा है। यानी जैसे ही अगर आप जैसे ही इस फोर्स F को रिमूव करेंगे, ये स्प्रिंग तुरंत इस ब्लॉक को वापस ले जाएगा और आपका स्प्रिंग ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। यानी पूरा सिस्टम इस तरह से आपका मास जो ब्लॉक M है वो आपको किस तरह से करता हुआ दिखाई देगा। अगर आप देखें सो आप देखेंगे ऐसे ऐसे ऑसिलेट करना शुरू कर देगा जैसे ही आप छोड़ेंगे उसको, ठीक है। ये ऑसिलेट क्यों कर रहा है ये तो हम पढ़ेंगे थोड़े समय बाद, जब हम SHM चैप्टर में आएंगे। थोड़ा नहीं, अभी तो बहुत समय है, ठीक है। सेकंड लास्ट चैप्टर है आपका, वहाँ हम समझेंगे ऑसिलेट क्यों कर रहा है। बट फिलहाल आप ये समझिए कि जब इस ब्लॉक को, मान लीजिए मेरे पास मास M है, अगर मैं बात करूँ सो लेट्स से दिस इज़ मास M, ये मेरे पास मास M का ब्लॉक है, ठीक है। अब अगर मैंने इसको क्या किया, अगर मैंने इसको यहाँ से पकड़ के ना स्प्रिंग से यहाँ खींच दिया, जैसे ही मैं इसको यहाँ से फ्री सेट करूँगा, फोर्स हटा दूंगा, ये वापस अपनी जगह पे स्प्रिंग इसको लेके चला जाएगा। यानी स्प्रिंग के अंदर एक टेंडेंसी होती है कि स्प्रिंग ये बिहेवियर शो करता है कि वो अपनी लेंथ को रीगेन करने की कोशिश करता है, टेंडेंसी शो करता है। अब एक और चीज़ आप ऑब्जर्व करना, किसी भी स्प्रिंग के अंदर, चलो वो छोड़ो भी, ये जो टेंडेंसी है ना स्प्रिंग की अपनी शेप को रीगेन करने की, इसको इलास्टिसिटी बोलते हैं। समझ में आ गया? ओके। अब जब वो अपनी शेप को रीगेन करना चाह रहा है, यानी वापसी जाने के लिए कुछ ना कुछ फोर्स वो अप्लाई कर रहा होगा ब्लॉक के ऊपर, जो ब्लॉक स्प्रिंग से बंधा हुआ है। आपने ब्लॉक को पकड़ के खींच दिया
तो यानी कि आपका जो ब्लॉक है वो वापस जाने की टेंडेंसी दिखाएगा, क्योंकि स्प्रिंग उसे वापस खींच रहा है। तो यानी स्प्रिंग कुछ ना कुछ फोर्स डेवलप कर रहा है अपने अंदर, इस फोर्स का नाम होता है रीस्टोरिंग फोर्स। समझ में आ गया? तो यानी समझिए प्लीज़, एक बार दोबारा से देखते हैं। ये मेरे पास बेटा एक स्प्रिंग है, दिस इज़ अ स्प्रिंग गिवन टू मी। सो ये मेरे पास एक स्प्रिंग आ गया इस तरह से, ठीक है, ये इसकी नेचुरल लंबाई होगी। अब मैंने यहाँ से पकड़ के ना इसको खींच दिया, तो खींचने के बाद ये वाले भाई साहब पता कैसे हो गए, ये थोड़ा सा इस तरह से मुझे इन्होंने अपनी शेप दिखा दी, राइट, ऐसे अभी भी खींच रखा है। तो मैंने इनको कितना स्ट्रेच किया, टोटल जो स्ट्रेच मैंने इनके अंदर पैदा किया वो पैदा किया बेटा एक्स का। समझ में आ गया? अब ये आप बचपन से याद कर लीजिए, आपको ये एक्सपीरियंस भी होगा, जितना ज़्यादा आप स्ट्रेच क्रिएट करेंगे स्प्रिंग के अंदर, या जितना ज़्यादा आप कंप्रेशन क्रिएट करेंगे स्प्रिंग के अंदर, उसका वापस अपनी शेप को रिगेन करने का टेंडेंसी उतना ही ज़्यादा होगा। यानी कि स्प्रिंग के अंदर जो आपने एक्सटेंशन किया है, उस एक्सटेंशन की वजह से स्प्रिंग जो अपने अंदर वापस जाने के लिए, अपनी उसी नेचुरल लेंथ में वापस जाने के लिए जो रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग क्रिएट कर रहा है, वो रिस्टोरिंग फोर्स उतनी ही ज़्यादा होगी जितनी ज़्यादा एक्सटेंशन एक्स का वैल्यू होगा। ये एक्सपेरिमेंटली भी डिटरमाइंड आप कर सकते हैं, और आपने बचपन से लेके आज तक ऑब्जर्व भी बहुत किया है, ठीक है। यानी मेरे बच्चों, अगर हम बात कर ले, थोड़ा सा एक बार दोबारा से देख लीजिए, प्यारा प्यारा सा सुंदर सा फिगर बनाते हैं, ठीक है, लाइक दिस। ये मेरे पास एक स्प्रिंग था, ये ऐसे ब्लॉक बांध रखा था, ब्लॉक बांध के ना थोड़ा क्लैरिटी से आ जाती है, अच्छा ये नेचुरल लेंथ है, ये नेचुरल लेंथ थी उसकी, राइट। अब तुमने क्या किया, तुमने उस पर फोर्स लगा दिया, और फोर्स लगाने के बाद सिस्टम की कुछ हालत कैसी हो गई, इट बिकम लाइक दिस, ये कुछ ऐसा दिखाई देने लगा आपको, यानी स्प्रिंग में स्ट्रेच आ गया, राइट मेरे बच्चों, ये आ गया, ठीक है, राइट, दिस इज़, ये अभी भी आपने लगा के रख रखी है, फोर्स एफ आपने अप्लाई की थी, ठीक है मेरे बच्चों। तो कितना स्ट्रेच आया, द स्ट्रेच प्रोड्यूस इन साइड द स्प्रिंग इज दिस टोटल स्ट्रेच इज एक्स, राइट मेरे बच्चों। अब जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा वो इसका मतलब वापस ले जाने की कोशिश करेगा इसको, यानी कि इस तरह से स्प्रिंग के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स आएगा, ठीक है मेरे बच्चों। तो यानी कि अब सबसे पहली बात, रिस्टोरिंग फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स के, जितना ज़्यादा एक्स उतना ही ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स, लेकिन डायरेक्शन में दोनों अपोजिट हैं। मैग्नीट्यूड में दे आर प्रोपोर्शनल, ठीक है, बट डायरेक्शन में दे आर अपोजिट, डायरेक्शन में दे आर ओपोजिट, ठीक है। यानी कि अगर आप बात करें तो अगर आपका x इस तरफ है, x आपका इस तरफ है, आप देख सकते हैं इस केस में, ठीक है, तो रिस्टोरिंग फोर्स जो जनरेट हो रहा है वो इस तरफ हो रहा है, यानी दोनों 180 डिग्री के एंगल पे हैं एक दूसरे के साथ। तो यानी जब आप इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स, अगर मैं उसको वेक्टर कह दूं तो वो प्रोपोर्शनल होगा माइनस ऑफ वेक्टर x के। सो दिस इज़ क्वाइट ईजी, समझ में आ गया मेरे बच्चों। अब यार ये फोर्स है यानी न्यूटन, और ये एक्सटेंशन यानी मीटर, यार इनका तो यूनिट्स का आपस में कुछ भी लेना देना नहीं है, यानी कि कोई ना कोई फैक्टर मिसिंग है। दैट मिसिंग फैक्टर ऑब्वियसली आप पहले से ही जानते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं उसको हम। सो दिस इज़ योर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, एंड मेरे बच्चों इसको बोलते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या कहते हैं हम इसको, स्प्रिंग कांस्टेंट। समझ में आ गया। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, एसएचएम में मैं बहुत डिटेल में डिस्कस करूँगा आपसे, फिलहाल सिर्फ इसको याद रखिए कि आपके पास जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एल के। जो स्प्रिंग की नेचुरल लंबाई है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। समझ में आ गया। यानी जितना बड़ा स्प्रिंग उतना स्प्रिंग कांस्टेंट छोटा, और जितना छोटा स्प्रिंग उतना स्प्रिंग कांस्टेंट बड़ा। समझ में आ गया। आपने देखा भी होगा छोटे स्प्रिंग का ना रिस्टोरिंग फोर्स बड़ा गजब का आता है, क्योंकि उसका के बड़ा होता है। और बड़े स्प्रिंग्स को ले लीजिएगा, उन बेचारों को थोड़ा सा दबाओगे ना, वो कोई रिएक्शन ही नहीं शो करेंगे, थोड़ा सा एक्सटेंड भी करोगे। वाई? बिकॉज उनका लेंथ बड़ा होगा तो उनका के बहुत छोटा आएगा, और के बहुत छोटा आएगा तो रिस्टोरिंग फोर्स बहुत छोटी आएगी। ये बहुत ईजी है, ठीक है। ओके, सो नाउ अब इसको ना, ये 1D मोशन में आपको पता है कि प्लस को राइट हैंड साइड बोल देते हैं और माइनस को लेफ्ट हैंड साइड। तो 1D मोशन में आपको ना किताबों में सिंपली ऐसे लिखा हुआ मिलेगा -kx। समझ में आ गया। इस माइनस का मतलब है कि फोर्स जो है वो एक सिंगल लाइन में फोर्स जो है वो x के लीनियरली अपोजिट है। समझ में आ गया। वेक्टर नहीं लगाते वो किताब में इसके ऊपर, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिड यू गेट दैट? लेकिन वैसे सही कैसे रहता है, वेक्टर f इजिकल टू माइनस ऑफ वेक्टर kx, माइनस ऑफ k वेक्टर x। डिड यू गेट दैट? काफ़ी आसान है। तो ये हमारे पास हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, बेसिकली मुझे वर्क डन निकालना है कि अगर मैंने इसको स्ट्रेच किया तो व्हाट इज़ द वर्क डन। वर्क डन कितना आया इसको स्ट्रेच करने में, तो देखो जल्दी से। अब मैं वही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ इसमें। सो प्लीज़ देखिए बेटे, ये मेरे पास एक स्प्रिंग हो गया। ये अपनी नेचुरल लेंथ में, दिस इज़ इन इट्स नेचुरल लेंथ।
ये मास m मैंने इससे जोड़ दिया, ये नेचुरल लंबाई है इसकी, राइट। अब मैंने इसको स्ट्रेच करना शुरू किया F फोर्स लगा के। मुझे F ऐसे लगानी है कि मास m एक्सेलरेट ना करे, यानी कि जितना स्प्रिंग से रिस्टोरिंग फोर्स आएगा ना, मुझे F उतना ही अप्लाई करना है। फिर से वही, अगर मैंने F को बड़ा अप्लाई कर दिया तो क्या होगा, मास m आगे की तरफ एक्सेलरेट भी कर जाएगा, और एक्सेलरेट कर जाएगा इसका मतलब मेरा किया हुआ वर्क डन, मेरी फोर्स का किया हुआ वर्क डन काइनेटिक एनर्जी को भी बढ़ाएगा, यानी जो वर्क डन होगा वो दोनों में कंट्रीब्यूट करेगा, काइनेटिक एनर्जी को भी इंक्रीज करने में और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को भी इंट्रोड्यूस करने में। डिड यू गेट दैट? लेकिन मैं सिर्फ क्या निकालना चाह रहा हूँ, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं चाहूँगा कि मेरा ब्लॉक एक्सेलरेट ना करे, ताकि मेरा वर्क डन सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करने में यूटिलाइज हो। इसलिए मैं ये जो फोर्स F अप्लाइड करूँगा ना अपनी तरफ से, मैं हर बार इसको ऐसे अप्लाइड करूँगा कि ये स्प्रिंग की रिस्टोरिंग फोर्स को जस्ट बैलेंस करता हो। डिड यू गेट दैट? तो समझिए प्लीज़, ये खींचने के सिलसिले में हम बीच में कहीं यहाँ पहुँचेंगे। देखिएगा, सपोज मेरे बच्चे ये हो गया हमारे पास, दिस इज़, ये इतना खींच चुका है, ठीक है। इनिशियली ये भाई साहब यहाँ पे थे, तो यहाँ से ये y खींच चुके हैं, समझ में आ गया। सो y खींच चुके हैं, तो ये ब्लॉक मेरा यहाँ पहुँच गया, ठीक है। दिस इज़ द ब्लॉक M। तो अब ये बताइए जल्दी से, पहले तो रिस्टोरिंग फोर्स कितनी होगी? रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू होगी KY, पीछे की तरफ को, राइट मेरे बच्चों। तो मैं अपना F अप्लाइड जो है ना वो KY के बराबर ही रखूँगा। आपको समझ में आ गया होगा ये, ताकि ब्लॉक सिर्फ आगे की तरफ शिफ्ट करे, एक्सेलरेट ना करे। समझ में आ गया? एक्सेलरेट कर गया तो वेलोसिटी इंट्रोड्यूस हो जाएगी, वेलोसिटी आ गई यानी स्पीड में इंक्रीमेंट हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी का भी चेंज यहाँ होने लगेगा मेरे वर्क डन की वजह से। लेकिन मेरे को सिर्फ उतना ही वर्क डन करना है, मुझे सिर्फ उतना ही फोर्स लगाना है कि मैं पोटेंशियल एनर्जी में आए चेंज को, या फिर स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकूँ। डिड यू गेट दैट? तो समझिए प्लीज़। तो अब देखिए, अब मैंने क्या किया, इस फोर्स के चलते अब ये फोर्स y पे डिपेंड कर रही है, तो यानी जैसे जैसे y चेंज करेगा वैसे वैसे ये फोर्स भी चेंज करेगी, यानी फोर्स वेरिएबल है। तो वेरिएबल फोर्स के केस में हम लोग स्मॉल वर्क डन निकालते हैं, दैट इज़ dw। तो देखिए जल्दी से, अगर मैंने इस ब्लॉक को ज़रा सा आगे और शिफ्ट किया, यानी बहुत मामूली सा, कितना dy, समझ में आ गया। तो मेरा वर्क डन बाय द फोर्स कितना हो जाएगा बेटा, वो जाएगा F जो मैंने अप्लाई कर रखी है डॉट dy। अब आप देख सकते हैं दोनों सेम ही डायरेक्शन में, मेरा फोर्स अप्लाइड भी इस तरफ है और dy भी इस तरफ है। तो मेरे बच्चों बीच का एंगल कितना हो जाएगा, dw की वैल्यू है, तो बीच का एंगल हो जाएगा ky dy cos 0। नाउ व्हाट इज cos 0? इट इज इक्वल टू 1। डिड यू गेट दैट? काफ़ी आसान है। तो अभी मेरा dw आ गया। अब आप ये समझिए मुझे इसे करना क्या है। बेसिकली मैं चाह रहा था कि ये निकालना कि शुरुआत में इसमें 0 एक्सटेंशन था, और एक्सटेंड करते 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 मैं इसको यहाँ तक ले गया और इसका एक्सटेंशन x आ गया। तो मैं निकालना चाह रहा था कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है। तो यानी कि अब y का इनिशियल वैल्यू कितना है, जब ब्लॉक यहाँ था, जब ब्लॉक यहाँ पे था तो y किसके बराबर था, 0 के बराबर। और जब ब्लॉक एक्सटेंड होते 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 यहाँ तक पहुँच जाएगा, ठीक है, तो जल्दी से बताइए y की फाइनल वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, स्मॉल x के। डिड यू गेट दैट? समझ में आ गया? तो यानी मेरे बच्चों, हम जब इंटीग्रेट करेंगे सभी छोटे छोटे वर्कडन्स को, तो ये छोटे छोटे वर्कडन होके w बन जाएंगे, ठीक है, k बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा y dy इंटीग्रेशन, और y का वैल्यू इनिशियली कितना था, 0, और फाइनली x के बराबर हो गया। मैं आपको फिगर ड्रॉ करके दिखाता हूँ, चिंता मत करिए। 0 कब था, जब ये मेरा स्प्रिंग इस तरह से है और ये नेचुरल लेंथ के अंदर है, और जस्ट मैंने खींचना शुरू किया अभी ब्लॉक को, समझ में आ गया। और x कब है, जब मैंने क्या किया बेटा, मैं अपने ब्लॉक को ये इसकी फाइनल डेस्टिनेशन तक ले गया, यानी इनिशियली वो यहाँ पे था इस लाइन तक, यानी ये L था, और मैं उसे स्ट्रेच करके कितना और आगे ले गया, x तक। तो यानी फाइनल लिमिट y की किसके बराबर होगी, x के बराबर। डिड यू गेट दैट? तो अब देखिए फटाफट से, w किसके बराबर आ गया, w इज इक्वल टू आ गया k, और y की पावर यहाँ पे 1 है, तो कितना हो गया, y रेज टू पावर 2/2। एंड व्हाट इज़ द लोअर लिमिट, लोअर लिमिट इज़ 0, एंड व्हाट इज़ द अपर लिमिट, इट इज़ x। तो कितना बन गया वर्क डन, वर्क डन बन गया हाफ k, उसके बाद आ गया अपर लिमिट x² माइनस लोअर लिमिट 0², तो आंसर आ गया w का हाफ k x²। इसी को बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द स्प्रिंग। सो दिस इज़ डैम इजी, बहुत आसान है, आ गया होगा समझ में आपको, ठीक है। सो ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग है। स्प्रिंग अपने अंदर कितनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है, वो स्टोर करता है हाफ k x²। सो दिस इज़ वेरी वेरी इजी, समझ में आ जाना चाहिए आपको, बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। अब ना हम इसका थोड़ा सा ना
अब हम ना पोटेंशियल एनर्जी को थोड़ा सा और डेप्थ में जाके समझने की तरफ जाते हैं, थोड़ा सा और डेप्थ में, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी चीज़ क्या है और पोटेंशियल एनर्जी में क्या हम, मतलब कि हम लोग पोटेंशियल एनर्जी में आया चेंज मेज़र कर सकते हैं या हम पोटेंशियल एनर्जी मेज़र कर सकते हैं, ये सब चीज़ें अब हमें क्या करनी है, स्टडी करनी है। तो देखिए फटाफट से, उससे पहले ना हमें 2 कॉन्सेप्ट स्टडी करने पड़ते हैं ना। व्हाट आर दोस कॉन्सेप्ट्स? बड़े आसान से कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहला उसमें मेरे पास है कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस, और एक और कॉन्सेप्ट है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का। अब पहले देखते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं। यार कंजर्वेटिव फोर्सेस बड़ी आसान होती हैं। ये वो फोर्सेस होती हैं जिनका वर्क डन जो है वो पाथ टेकन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ डिपेंड करता है कि इनिशियल पोजीशन कौन सी थी जहाँ से हम चले और फाइनल पोजीशन कौन सी थी जहाँ पे हम रुके। यानी कि कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं? दीज आर दोज फोर्सेस work done by which only depends on initial and the final position and independent of the path taken, मैं आपको इसको बड़े अच्छे एग्जाम्पल से समझाता हूँ, देखिए जल्दी से। चलिए बेटा, ये हमारे पास हो गया, ठीक है। चलो अब हमारे पास ना इसका एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे कंजर्वेटिव फोर्स है। देखिए बेटा, मान लीजिए हमारे पास ये एक लेवल है, ये मेरे पास एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक को समहाउ बाय एनी मैकेनिज्म हम यहाँ तक शिफ्ट कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कैसे कर रहे हैं, कौन सी फोर्स लगा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मतलब इसको हम यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट कर रहे हैं, इसका शिफ्टिंग हो रहा है, ठीक है। अब पहली पॉसिबिलिटी क्या है? मैंने सीधा उठा के रख दिया इसको, मैं सीधा फोर्स लगाया ऊपर की तरफ, जो भी फोर्स मैंने F लगाया उठा के इसको ऊपर रख दिया। तो हम ग्रेविटी का वर्क डन चेक करते हैं। अब देखिए ब्लॉक के ऊपर ग्रेविटी का फोर्स किधर लग रहा है? ग्रेविटी का फोर्स डाउनवर्ड है mg और डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है h। तो बताइए ज़रा जल्दी से, ये पहला रास्ता है, फर्स्ट रास्ता। तो बताइए W1 किसके बराबर हो गया? mg इंटू में डिस्प्लेसमेंट h इंटू में कॉस ऑफ 180 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है। व्हाट इज़ 180 डिग्री? -1, यानी W1 किसके बराबर हो गया? -mgh के। काफ़ी आसान सा कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया। अब किन्हीं भाई साहब ने कहा कि यार हम ना इसे कुछ और रास्ते से लेके चलते हैं। मैं कहा चल पड़ो यार, तुम्हारी चॉइस है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले इसको यहाँ पे लेके गए हाइट h1, फिर कह दिया चल राइट टर्न मार लेते हैं s1 डिस्टेंस। मैंने कहा मार लो भाई। फिर ऊपर लेके गए कितना डिस्टेंस? h2, फिर राइट टर्न मार लिया s2 डिस्टेंस। फिर कह रहे हैं अब ऊपर चढ़ते हैं h3। मैंने कहा ठीक है चलो। फिर लेफ्ट टर्न मार लिया s3, इस तरह से, और पहुँच गए वहाँ पर जहाँ जाना था, ठीक है। अब मैंने कहा चलो यार ठीक है, कोई बात नहीं। अब वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। अब वर्क डन किसके बराबर होगा? वर्क डन जो आपने h1 में किया है, ग्रेविटी का वर्क डन हम चेक करें, ग्रेविटी का वर्क डन यानी mg का, जो mg फोर्सेस पे लग रहा है, प्लस w जो हमने s1 में किया, प्लस w जो हमने h2 में किया, प्लस w जो हमने s2 में किया, प्लस w जो हमने h3 में किया, प्लस w जो हमने s3 में किया। ये सारे वर्क डन में कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड हूँ, तभी मेरे पास टोटल वर्क डन आएगा, बिकॉज वर्क डन इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। तो अब ज़रा चेक करो, देखो भाई, अगर मैं इस वाले हिस्से में बात करूँ तो ग्रेविटी लग रही है नीचे mg और h1 ऊपर की तरफ है, तो कितना वर्क डन आ जाएगा? -mgh1, क्योंकि 180 डिग्री का एंगल है इसलिए माइनस आया। अब इस वाले पोर्शन में आ जाइए, इस वाले में डिस्प्लेसमेंट तो ये रहा और mg नीचे की तरफ है, दिस इज़ mg, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री में cos 90 0 होता है, तो यानी वर्क डन कितना हो जाएगा? इस s1 डिस्प्लेसमेंट ग्रेविटी का 0। अब ये h2 वाले पार्ट पे आ जाइए, फिर से h2 ऊपर की तरफ है और mg नीचे की तरफ है, फिर से दोनों में जो एंगल हो गया 180 डिग्री हो गया, तो इसका वर्क डन कितना हो गया? -mgh2। अब s2 पे आ जाइए दोबारा से, s2 में फिर से डिस्प्लेसमेंट तो ये इस डायरेक्शन में है और mg नीचे की तरफ है, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो गया? 0। h3 में आ जाइए, ये रहा h3 में डिस्प्लेसमेंट ऊपर है और mg नीचे की तरफ है, 180 डिग्री एंगल आ गया, तो कितना हो गया? -mgh3, ठीक है। और ये फिर से 0 आ गया, ठीक है बच्चों। चलो भैया अब हम चेक करते हैं
कि हमारा वर्क डन कितना बन रहा है टोटल। तो अब हम अगर इसे चेक करेंगे कि हमारा टोटल वर्क डन कितना है, तो टोटल वर्क डन W किसके बराबर आएगा, देखिए माइनस mg सबके अंदर है, अंदर आ जाएगा H1 प्लस H2 प्लस H3। समझ में आ गया। और आप देख सकते हैं H1 प्लस H2 प्लस H3 किसके बराबर है, H के। तो कितना हो गया, माइनस mgh हो गया ना पाथ इंडिपेंडेंट बच्चे। कैसे भी लेके जाओ यार, चाहे ऐसे लेके चले जाओ, कैसे भी, चाहे आप जैसे भी इसको लेके जाइए, आपका जो वर्क डन है वो हर केस में कितना आएगा, माइनस mgh। यानी ग्रेविटी का फोर्स, यानी वेट जो किसी भी ऑब्जेक्ट का होता है, वो फोर्स कैसा होता है, दैट इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स। डिड यू गेट दैट। चलो अब एक और चीज़ देखते हैं इसमें। अब देखो यार, सपोज मेरे पास ब्लॉक यहाँ था, इस ब्लॉक को मैं पहले ऊपर लेके गया h डिस्टेंस, और फिर इसको वापस ले आया h डिस्टेंस नीचे। तो मैं दोनों केसेस में देखता हूँ टोटल जो सर्कुलर, मतलब आप समझिए ना, क्लोज लूप बन गया। तो मैं इस क्लोज लूप में वर्क डन देखना चाह रहा हूँ, इसको 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं। तो W बाई ग्रेविटी कितना होगा, W1 में ग्रेविटी का वर्क डन प्लस W2 वाले पाथ में ग्रेविटी का वर्क डन। तो देखिए अब अगर मैं किसकी बात करूँ, अगर मैं 1 वाले की बात करूँ, तो उसमें मेरे बच्चों आपका जो H है वो ऊपर की तरफ है और mg किधर की तरफ है, नीचे की तरफ। 180 डिग्री का एंगल है, तो यानी इसका वर्क डन ग्रेविटी का इस केस में वर्क डन कितना हो जाएगा, माइनस mgh। अब इस वाले पे आ जाइए, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ को h, ठीक है, और मेरे बच्चों mg भी नीचे की तरफ को h, यानी दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री, cos 0 1 होता है, तो कितना हो गया, प्लस mgh। दोनों कैंसिल हो गए, तो कितना आंसर आ गया, 0। यानी मेरे बच्चों एक और बात पता चल गई, कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस भी होती हैं जिनके द्वारा किया गया वर्क डन क्लोज पाथ में कितना होता है, 0 होता है। यानी एक और डेफिनेशन आ गई है, कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोज फोर्सेस वर्क डन बाय विच in a closed path is 0। बड़ा सिंपल है यार, ठीक है। सो ये कंजर्वेटिव फोर्सेस थी हमारी, राइट। अब आ जाइए नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पे, ऑब्वियसली उल्टा ही रहेगा। सो लेट्स सी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो यानी बड़ा सिंपल हो गया यार। पहला तो जिनका वर्क डन पाथ डिपेंडेंट हो, द work done by these forces is path dependent, राइट मेरे बच्चों। अगर मैं दूसरा डेफिनेशन देखूं क्लोज पाथ वाला, तो क्या हो जाएगा, द वर्क डन by these forces is not equal to 0 in closed path, is not equal to 0 in a closed path, राइट मेरे बच्चे। बहुत सिंपल है, क्लोज पाथ में वर्क डन 0 नहीं होता। चलो एक एग्जांपल देखते हैं भाई, कैसे। फ्रिक्शन देखते हैं। फ्रिक्शन ना नॉन कंजर्वेटिव होता है, प्रूव करते हैं कैसे। अब देखो बच्चे, बेटे ये मान लो यहाँ फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन वाला सरफेस है, दिस इज़ अ सरफेस विच इज़ हैविंग फ्रिक्शन। तो ये मैंने सरफेस बना लिया बेटा, ऐसे ये ब्लॉक रख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब इस ब्लॉक को इधर फोर्स लगा के ना मैं ऐसे लेके गया s डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करवाया, s, यहाँ तक ले गया, यहाँ जाके रोक दिया। तो फ्रिक्शन तो ऑब्वियसली पीछे लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, दोनों के बीच में 180 डिग्री एंगल है, तो ये फर्स्ट पाथ हो गया जाने का। तो वर्क डन जाने का किसके बराबर आया, F इंटू में S इंटू में cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री माइनस 1 के बराबर होता है, यानी आ गया माइनस FS। अब उसके बाद में फिर से वापसी इसको इधर फोर्स लगा के ऐसे घिसड़ा दिया मैंने, इसको S डिस्टेंस लिया है, तो आने का देखते हैं। लेकिन जब आप इसको इधर घिसड़ा रहे थे तो वर्क डन इस तरफ हो गया, जब आपने इसको दूसरी तरफ स्लाइड करवाया तो फ्रिक्शन इस तरफ हो गया, वापसी में फ्रिक्शन उस तरफ एक्ट करने लगा, समझ में आ गया। तो वर्क डन सेकंड केस में किसके बराबर आएगा, फिर से F, डिस्प्लेसमेंट अब भी ऐसे वहीं पे वापस लेके आए, और लेकिन इस बार फिर से cos 180 डिग्री एंगल ही है दोनों के बीच में, बिकॉज ये फ्रिक्शनल फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, समझ में आ गया। तो यानी कितना हो गया फिर से -1, तो कितना आंसर हो गया W2 का, -FS।
अब अगर आप क्लोज पाथ का वर्क डन निकालना चाह रहे हैं तो वो किसके बराबर होगा, W1 प्लस W2 यानी माइनस FS इज इक्वल टू कितना हो गया, -2FS। समझ में आया मेरे बच्चों? तो यानी क्लोज पाथ में वर्क डन 0 नहीं आया, यानी कि आपके पास फ्रिक्शन कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इस लेक्चर में आगे जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वी आर गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो, जो मैं कल आपको दे दूँगा। ओके बच्चों, थैंक यू।